नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 और टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 पर। हम लोग मिल रहे हैं आज बात करने के लिए आपकी कि भाई आपके एस्टेट की जो परीक्षा होने वाली है उसमें सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। किसी भी परीक्षा को तैयार करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सिलेबस पर ही और देखेंगे कि सिलेबस में आपको कैसे कैसे पढ़ना है, पेपर में कितने मार्क्स रहेंगे, कितने मार्क्स के पेपर में कौन सा सब्जेक्ट कितना रहेगा, साथ में नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि हम एक बार सेशन को स्टार्ट करें, आप सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, मेरी तरफ से आदाब, मेरी तरफ से प्रणाम। और चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या रहेगा एस्टेट का। क्योंकि देखिए, आपके पास है 1 महीना और 1 महीने में हमें पता है कि दुरुस्त तरीके से अगर तैयारी करनी है तो रणनीति बहुत अच्छी होनी चाहिए। और किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग रणनीति को बेहतर बनाना चाहते हो तो आपके पास सबसे ज़रूरी हथियार होता है कि आपको अपना सिलेबस पूरी अच्छी तरीके से पता हो, ये पता हो कि तैयार कितना करना है और क्या करना है, किस पर काम नहीं करना है और किस पर काम करना है। क्योंकि हमें ये तो पता होता है कि पढ़ना है, लेकिन ये पता नहीं होता कि पढ़ना क्या नहीं है, किसको छोड़ना है, क्योंकि उस पर अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ऐसे में हम लोगों को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होती है हमारे इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस को और बात कर लेते हैं सिलेबस के विषय में। तो हम लोग देख रहे हैं कि सिलेबस में हमारे पास जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले एस्टेट का जो सिलेबस होने वाला है उसमें हमें रहने वाला जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपका जो पेपर है वो 2 हिस्सों में बटा होगा एस्टेट का। 2024 का भी प्रारूप यही था और 2025 का भी प्रारूप आपका यही रहने वाला है कि पेपर में 2 सेक्शन होंगे, 2 पेपर होंगे, जिसमें कि एक पेपर 1 और एक पेपर 2। ठीक है, ये 2 सेक्शन क्यों बनाए गए हैं, 2 पेपर क्यों बनाए गए हैं एस्टेट में? तो एक पेपर जो एस्टेट पेपर 1 वाला है वो केवल और केवल 9th-10th के लिए बनाया गया है, जबकि जो दूसरा पेपर है पेपर 2 वो 11th-12th के लिए यानी कि पीजीटी की परीक्षा के लिए बनाया गया है। तो आपको 2 अलग अलग एलिजिबिलिटी चाहिए होंगी। अगर आप लोग पीजीटी की परीक्षा पास करना चाहते हो, 11वीं 12वीं के टीचर बनना चाहते हो, तो आप लोगों को एस्टेट पेपर 2 देना होगा। अगर आप लोग 9वीं 10वीं की परीक्षा पास करना चाहते हो, 9वीं 10वीं के लिए अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हो तो आपको पेपर 1 देना होगा। और अगर आप लोग दोनों की परीक्षा में बैठना चाहते हो, टीजीटी और पीजीटी, तब आप लोगों को दोनों पेपर देने होंगे, यानी कि पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसके सिलेबस में रहेगा और कैसे कैसे हमें इसके सेक्शंस को देखना है, क्या क्या पढ़ना होगा हमें। तो देखिए, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ कि पेपर कितने अंक का होगा। एस्टेट का पेपर चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आप लोगों को केवल और केवल 150 नंबर का ही पेपर देखने को मिलेगा। इस 150 नंबर को बांटा कैसे जाएगा? चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों ही सेक्शंस को आपको देखने को मिलेगा कि 100 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें कि आपका संगीत रहेगा, और 50 नंबर में आपको पेडागॉजी और बाकी अन्य कौशल जैसे कि रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, करंट अफेयर्स हो गई, इस तरह के सवाल 50 नंबर में आपको कंबाइंड देखने को मिलेंगे। जीके जीएस के छोटे मोटे सवाल, तो ये सब आपको 50 नंबर में देखने को मिलेंगे। मतलब 100 नंबर तो पक्के हमें म्यूजिक से ही करने हैं। ये बात आपके दिमाग में साफ होनी चाहिए। अब हमें ये पता है कि 50% अंक चाहिए आप लोगों को पेपर क्वालिफाई करने के लिए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों ही पेपर में आप लोगों को 50% अंक चाहिए। तो आप लोगों के दिमाग में एक और बात क्लियर होनी चाहिए कि 50% अंक का मतलब है कि 75 मार्क्स आपको लाने हैं कम से कम पेपर क्वालिफाई करने के लिए, है ना। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से किसी को भी क्वालिफाई करना चाहते हो, या आप दोनों पेपर भी क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप लोगों को 75 अंक लाने होंगे। अब देखो, 100 नंबर का आपका अगर म्यूजिक आ रहा है, केवल सिर्फ 100 नंबर का आपका साइंस आ रहा है, हिंदी आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, जिस भी चीज़ से आप, जिस भी सब्जेक्ट से आप लोग पेपर दे रहे हो एस्टेट का, भाई आपको 100 नंबर का तो केवल वो विषय मिलेगा। तो अगर आपने ठीक से अपना विषय भी तैयार किया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपकी चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त हैं और आप लोग एस्टेट क्वालिफाई कर जाओगे। कहने का मतलब ये कि आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पेडागॉजी और अन्य कौशल पर आप थोड़ा कम भी काम करोगे ना, तो भी आप लोगों का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, अगर आप 100 नंबर की तैयारी ठीक तरीके से कर लेते हो तो। और बीपीएससी में तो करनी ही है ये तैयारी। तो अगर हमने इसको भी दुरुस्त बना लिया तो भी हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, एस्टेट पेपर 1 या पेपर 2। अब बात है कि 150 सवाल रहेंगे और हर सवाल के लिए आपको एक सही आंसर के लिए 1 अंक मिलेगा। लेकिन क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है? तो देखिए, 2024 में जो परीक्षा हुई थी उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। मतलब कि अगर आपने एक सवाल गलत किया तो उसके लिए कुछ कटेगा नहीं, कोई अंक नहीं कटेगा। ठीक है,
आपको एक सवाल के लिए मार्क्स तो मिलेंगे, अगर आपने कोई भी एक सवाल सही किया तो उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, लेकिन गलत सवालों पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, एक अच्छी बात। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं कि भाई देखो, पेपर 1 जो है वो आपका म्यूजिक का जैसे रहेगा, तो उसमें आपको 100 MCQ मिलेंगे और 50 मिलेंगे किसी विशेष अलग पेडागोजी हो गया या रीजनिंग हो गया या मैथ्स हो गया, विशेष विषय के अलावा किसी भी विषय से, अन्य कौशल से आपको सवाल देखने को मिलेंगे पेपर 1 में। पेपर 2 में भी सेम है कि 100 सवाल आपके पूरी तरीके से म्यूजिक से रहेंगे और उसमें बाकी के बचे 50 सवाल जो होंगे उसमें टीचिंग, पेडागोजी, आपका जो स्टूडेंट साइकोलॉजी होता है, ऐसे सवाल आपको, रीजनिंग के सवाल, हल्के फुल्के मैथ्स के सवाल, इस तरह के सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी। अब बात आती है कि पेपर 2 का सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, ये जो सिलेबस है, ये जो मैंने लिखा है, ये तो है ही, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें रहेंगी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको बताऊंगी कि भाई देखो, टीचिंग और अदर स्किल्स में आपका टीचिंग आ जाएगा। इसमें शिक्षण अधिगम की परिभाषा कर लेना, शिक्षण अधिगम के उद्देश्य क्या हैं, ब्लूम की टेक्सोनॉमी क्या है, शिक्षण की विधियां क्या हैं, लेसन प्लान क्या होता है, माइक्रो टीचिंग क्या है, मैक्रो टीचिंग क्या है, कक्षा का प्रबंधन क्या होता है, मूल्यांकन कैसे किया जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको टीचिंग की पेडागोजी में मिलेंगी। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रही हूँ। अब आती है अदर स्किल्स में, इसमें आपकी जीएस आ जाएगी, जीके आ जाएगी, इंडियन म्यूज़िक के बारे में पूछ लेगा, बिहार के योगदान के बारे में पूछ लेगा, एनवायरमेंटल साइंस से सवाल पूछ सकता है, मैथ्स से सवाल पूछ सकता है, लॉजिकल रीजनिंग से सवाल पूछ सकता है। तो ये कुछ सवाल आप लोगों को 50 नंबर में कंबाइंड देखने को मिलेंगे, मतलब पूरे 50 नंबर में टीचिंग स्किल्स रहेंगे और आपकी अदर स्किल्स में आपका जीके रहेगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा या आपके एनवायरमेंटल साइंसेज रहेगी। ऐसे छोटे छोटे सवाल हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, 50 नंबर में। तो मुझे ये लगता है जितने टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं, अगर आप 2-3 दिन में भी नज़र मारोगे ना इन पे, तो आराम से आप 50 नंबर में से 20 नंबर आराम से निकाल लोगे, बड़े प्यार से। तो 20 नंबर तो बहुत होते हैं, 20-25 नंबर अगर आपने इस 50 नंबर से निकाल लिए तो क्या बुरा है, कुछ भी नहीं, भला ही भला। ठीक है, और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप पुराने सवाल देखकर भी उन टॉपिक को पढ़ लेना जो पुराने सवाल, जैसे एस्टेट आपका हुआ था, इससे पहले हुआ या उससे पहले हुआ, अलग अलग विषयों के एस्टेट उठाना, वहाँ से 50 नंबर का जनरल पेपर देखना, उसमें देखना कौन कौन से टॉपिक आए हैं। उन टॉपिक्स को आप एक बार गूगल पर जाकर या ChatGPT से या किसी भी माध्यम से पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे भी समझ आ जाएंगी। ठीक है, गूगल करोगे, AI के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने समझने का मौका मिल जाएगा। इन सबका जवाब आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टॉपिक पढ़ लोगे तो कुछ दिमाग में रहेगा, फिर थोड़ा सा आपको, जैसे एनवायरमेंटल साइंसेज हो गया, जीके हो गया या रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, आप कहीं के भी थोड़े थोड़े सवाल देख लोगे, आसान सवाल आते हैं, मुश्किल नहीं आएंगे, तो आप इसको कर लोगे। ठीक है, फिर बात आती है कि इसके अलावा और क्या क्या करना है। तो देखिए, फिर आता है आपका म्यूजिक का सिलेबस जो आपको पूरा करना है 100 नंबर में। तो इसमें आपको सारे जितने भी संगीत के इतिहास से जुड़े हुए टॉपिक हैं वो सारे करने हैं, टोटल, कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, पूरा इतिहास। फिर उसके बाद हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत से दोनों की विशेषताएं, दोनों के स्वर, दोनों के राग, दोनों की ताल, दोनों के बीच में समानताएं, असमानताएं, ये सारी चीज़ें, दोनों में गायन विधाएं या वादन विधियाँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। फिर उसके बाद में लोक संगीत के बारे में जानना है, बिहार की लोक गायन शैलियों से सवाल आ सकते हैं, कलाकारों से सवाल पूछ सकता है, बेसिकली बिहार से तो पूछा ही जाएगा। बिहार में जो शास्त्रीय गायन है उसके बारे में पूछ सकता है, वहाँ के घराने और कलाकार पूछे जा सकते हैं, जिसमें 5 ध्रुपद के घराने बहुत प्रचलित, या फिर ख्याल के घराने या वादन के अगर कोई घराने आप लोग जानना चाहते हैं या आपको नहीं पता है और आपको बताने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें। वेस्टर्न म्यूज़िक से सवाल पूछ सकता है, उसमें स्वर क्या हैं, नोटेशन कैसे होती है, हारमोनी मेलोडी क्या होती है, वहाँ की तालें कैसी होती हैं, वहाँ की स्वर से संबंधित चीज़ें क्या हैं, वहाँ पर और भी बहुत सारी सांगीतिक शब्दावली होगी, वो सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पूरा। इसके अलावा वाद्यों का वर्गीकरण कैसे होता है, वृंद वादन क्या है, वाद्यों का पूरा परिचय, अलग अलग वाद्यों के परिचय से सवाल आ सकते हैं। तो इस तरह का वाद्यों से सवाल देखने को मिलेंगे आपको। और इसके अलावा आपको सवाल देखने को मिलेंगे रागों से। रागों का तो पूरा अध्ययन करते हुए चलना, कोई राग निश्चित नहीं बताया गया, कहीं से भी पूछ लेगा। तो जो भी आपके ग्रेजुएशन मास्टर्स के राग हैं या उस लेवल के राग हैं, आपको सारे करने हैं। राग वर्गीकरण पढ़ना है, जाति गायन, प्रबंध गायन, है ना, राग रागनी वर्गीकरण या आपके मेल राग वर्गीकरण, फिर थाट राग वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, विलुप्त राग स्वरलिपि पद्धतियों के बारे में, गायन शैलियों के बारे में, संगीतों के ग्रंथ के बारे में, संगीत के जितने भी ग्रंथ हैं उनके, संगीतज्ञों की जीवनी से सवाल हो सकते हैं, ताल और लय से सवाल हो सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलना है आपको, इससे सवाल हो सकते हैं। महोत्सव बहुत सारे हैं, संस्थान है, पुरस्कार हैं,
बिहार के भी और भारत के भी सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें सांकेतिक शब्दावली पूरी आ जाएगी, वो सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ से सवाल बनता है। स्थानीय लोक वाद्यों के बारे में पता होना चाहिए, लोक गायन की संस्कृति के बारे में, मतलब कि बिहार का जो लोक संगीत है उसके विषय में, ताल और लय के अलावा आपको और पारिभाषिक शब्दावली, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कहने का मतलब है कि दुरुस्त तरीके से ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो है नहीं लिखे हैं लेकिन संगीत से जुड़े हुए हैं, जो मैं आपको पढ़ाती रहती हूँ, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं। अगर आप ये चाहते हो कि ये जितना भी मैंने संगीत का आपका सिलेबस बताया 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का ये जो सिलेबस है, अगर आप इसको महीने भर में चाहते हो कि दुरुस्त तरीके से पूरा कर लिया जाए और आपके सवालों की भी प्रैक्टिस हो जाए, तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक बढ़िया तरीका है। वो तरीका ये है कि मैं पिछले कई दिनों से सोच रही थी कि हम एस्टेट के लिए क्या नया करें। इतने में पता चला कि नोटिफिकेशन के बारे में बात हो रही है और नोटिफिकेशन आपका 8 तारीख को देखने को मिलेगा। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो अलग हो। भाई 8 तारीख को नोटिफिकेशन आ रहा है तो हम क्या करें, इसके लिए हमें भी तो कुछ करना है। तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, हम 30 दिन का एक प्लान बनाते हैं और 30 दिन में एस्टेट कैसे क्वालिफाई हो सकता है, इस सारी चीज़ को हम लोग दुरुस्त तरीके से कर लेते हैं। अब आपके ऊपर भी बर्डन ना आए तो उसका भी मैंने खास ख्याल रखा कि आपको भी दुरुस्त तरीके से चीज़ें मिल जाएँ। तो इस सारे सिलेबस को मैं रैपिड फायर के माध्यम से 100 सवाल डेली, 100 क्वेश्चंस डेली आप लोगों को सॉल्व कराकर आपकी ये चीज़ें दुरुस्त करा सकती हूँ, और वो भी 30 दिनों के लिए। अब 30 को गुणा 100 से करोगे तो आपके 3000 सवाल बनते हैं, और 3000 सवाल अगर आप कोई टीचर आपको स्वयं से कराए तो कितना तो एनर्जी बूस्ट होगी, चीज़ें याद रहेंगी, कंपटीशन दिखाई देता है। जब बहुत सारे बच्चे होते हैं साथ में कर रहे होते हैं, एक कंपटीशन रहता है, इन सवालों को दोहराने का मौका मिल जाएगा आपको। जो मैं रोज़ कराऊँ रोज़ का रोज़ कर लीजिए। तो इसके लिए एक डेडिकेटिव बैच मैंने सोचा है कि इसके लिए लाऊं, और वो बैच आ भी गया है। अगर आप लोग वाकई बिल्कुल गंभीर हैं अपनी परीक्षा को लेकर, बीपीएससी टीआरई 4.0 में बैठने को लेकर, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच बिल्कुल डेडिकेटिव होगा, तो ध्यान रखना वही बच्चा ज्वाइन करे जिसको एस्टेट पास करना है। जो केवल मजाक के लिए एस्टेट देना चाहता है उसके लिए बैच नहीं है। पढ़ाई दुरुस्त तरीके से करनी होगी। 30 दिन मतलब 30 दिन, रणनीति मतलब रणनीति, ठीक है। तो आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसका मैं तरीका बता देती हूँ। उसके लिए आपको जाना होगा गूगल पर, और गूगल पर जाके आपको सर्च करना होगा अड्डा 24/7। सर्च करेंगे, पहले ही विकल्प पे क्लिक करना, यहाँ जाना आप ऑल कोर्सेज पर, फिर उसके बाद स्टेट एग्जाम पर, और फिर जाना बिहार पर। जैसे ही बिहार पे जाओगे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है बिहार एस्टेट पेपर 1 या पेपर 2, दोनों में से किसी पर भी। जैसे यहाँ लिखा है एस्टेट पेपर 1, यहाँ लिखा है एस्टेट पेपर 2, आप किसी पे भी क्लिक करोगे, क्योंकि 9, 10th, 11th, 12th का एक ही बैच है, तो आप एक ही बैच को किसी को भी ज्वाइन कर लेना। एस्टेट पेपर 1 पे क्लिक करना, यहाँ देखोगे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यहाँ जाना है आपको व्यू ऑल के ऑप्शन पर, थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। ऐसे स्क्रॉल करते हुए चलोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ, बहुत सारे बैचेस दिखाई देंगे। आप बिल्कुल एंड में चले जाना, यहाँ आओगे बिहार एस्टेट 2025 पेपर 1 पेपर 2 क्लास 9 to 12 म्यूजिक रैपिड फायर एमसीक्यू बैच दिखाई देगा। 9 सितंबर से 8 से आपकी नोटिफिकेशन आके आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। 9 तारीख से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। डेली 1 घंटा आप लोगों को एकदम जिसे कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त होके सवाल करने हैं, एकदम ध्यान से बैठ के। आप इस पे क्लिक करना। अब बच्चों के सवाल होंगे कि दीदी क्या इसमें केवल संगीत होगा? केवल 100 नंबर की तैयारी कराऊंगी, 30 दिन का है, क्योंकि मैं किसी भी तरीके का 3-5 नहीं चाहती। और देखिए, मैं कोई झूठा वादा भी नहीं करूंगी, मैं 100 नंबर का आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ। ये 100 नंबर के सवाल में से लगभग 95 से लेकर 98 नंबर के सवाल आपको इसी से मिल जाएंगे। बस अच्छे से तैयारी कर लेना। एक आध सवाल की कसम तो कोई भी नहीं खाता, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि लगभग 1-2 सवालों को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सवाल आपको यहीं से मिल जाएंगे। और अगर आपने इसको ठीक से पढ़ लिया तो एस्टेट पास होना तय है, क्योंकि आपको केवल 75 मार्क्स लाने, मैं तो फिर भी 100 मार्क्स के लिए तैयारी करा रही हूँ। तो आपका आराम से एस्टेट क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप केवल पेपर 2 पर भी ध्यान देते हो। तो इसमें आपको 9 सितंबर से चीज़ें मिलेंगी। 30 ऑनलाइन क्लास होंगी, इसमें 6 महीने की वैलिडिटी होगी। मैं डेली अपने हाथ से क्वेश्चन कराऊंगी। बहुत कम अमाउंट रखने की कोशिश की गई है, प्रयास किया गया। अगर आप कहीं पर कोचिंग ट्यूशन भी पढ़ते हो ना 9वीं 10वीं के लिए, तो 500-600 रुपये महीने की फ़ीस होती है। आपको पूरा एस्टेट का तैयारी के साथ साथ सर्टिफिकेट का मौका मिल रहा है कि भाई सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो और वो अगर इतने में मिल रहा है तो मुझे लगता है कि कुछ बुरा नहीं है, लेकिन इस पर भी डिस्काउंट है। आप बाय नाउ के ऑप्शन पे जाना, एंटर कूपन कोड पे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ लगानी है, और वो क्या है, Y740। जैसे इसको अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही नीचे डिस्काउंट मिल जाएगा। 599 रुपये में आपको ये बैच उपलब्ध हो जाएगा। 9 तारीख से बैच स्टार्ट है। अगर आप वाकई गंभीर हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये परीक्षा पास करनी है, देरी मत करना, जल्द से जल्द ज्वाइन करना। जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना ज़्यादा आपका समय बचेगा। इसीलिए मैंने 9 तारीख रखी है कि पूरे 30 दिन हमें मिल जाए।
तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे और भी बहुत सारी जानकारियों के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद और नमस्कार भी। साथ ही याद रखना है कोड जिसके लिए डिस्काउंट ज़रूरी है, वो इस कोड को ध्यान रखें Y740 जो आप लोगों को डिस्काउंट के लिए लगाना है। और अड्डा 24/7 का ऐप अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पे कॉइन के माध्यम से कुछ और कम हो जाएगा, 500 कुछ रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। आप सबको मेरी तरफ से प्रेम भरा नमस्कार।